जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विथ रीना में। क्या आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स हैं और 8वें वेतन आयोग की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर बनाए रखे हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, वैसे तो हम बात करते रहते हैं 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में, केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा या संगठन के द्वारा जो मांग रखी जा रही है उसके बारे में, फिटमेंट फैक्टर के बारे में या डीएमआर्स के बारे में। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जानकारी शेयर करने वाली हूँ 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है इसके बारे में, जो ताजा अपडेट है उसकी। क्योंकि ये जवाब जो है हमें मिला है जो फिटमेंट फैक्टर को लेकर, वो सीधे सीधा केंद्र सरकार से मिला है। इससे हमें ये समझ में आता है कि केंद्र सरकार के मन में क्या है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी से जुड़ी हुई जानकारी शेयर करती हूँ। इसके साथ साथ हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जिनमें एसीपी, एमएससीपी से जुड़े सवाल शामिल है, डीएमआर्स, पीएमआर वेटरन्स के सवाल शामिल है और इसके साथ साथ पूछा गया है अपनी बेसिक पे को लेकर। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर के बारे में। देखिए, एक पेंशनर्स लिख रहे हैं कि बहन जी नमस्कार, मैं हवलदार रैंक से 24 साल सर्विस करके 2003 दिसंबर को रिटायर हुआ हूं और मुझे एसीपी मिलेगा या नहीं, मेरी बेसिक पेंशन जो है 24,763 रुपए है। देखिए, इन्होंने एक दूसरा भी कमेंट किया था जहां इन्होंने लिखा था कि हवलदार रैंक में जो है मेरे 10 साल कंप्लीट है। तो बिल्कुल आप 2003 दिसंबर में रिटायर होकर आए हैं और हवलदार रैंक में आपने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, इस बात को आप बराबर जानते हैं। क्योंकि आपने दूसरा भी जैसे कि मैंने कहा कि कमेंट किया है, तो आप एसीपी नायब सूबेदार के लिए जो है सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। मैं यहाँ पर सीपी ग्राम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे ही आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज कराएंगे कि मुझे एसीपी नायब सूबेदार मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला, तो उसको लेकर जो है सीपी ग्राम क्या करेगा, आपके रिकॉर्ड को ये कंप्लेन भेजेगा। फिर वहां से ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, आपका पार्ट 2 ऑर्डर वगैरह बनना शुरू हो जाएगा, एरियस का कैलकुलेशन वगैरह जो भी है वो खुद ब खुद हो जाएगा। आपको न पीसीडीए न स्पर्श से संपर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी अगर एसीपी या एमएससीपी की अगर हम बात करें तो ये काम रिकॉर्ड का है, पार्ट 2 ऑर्डर होगा उसके बाद ही बात जो है आगे बढ़ेगी। तो इसलिए सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। और साथ ही में देखिए, उन सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर से मैं कहना चाहती हूँ जिन्होंने कमेंट्स के माध्यम से अपने सवाल पूछे हैं और उनको अभी तक उनके सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, तो प्लीज आप थोड़ा वेट करिए। जैसे जैसे वो सवाल मेरे सामने आ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से, मैं उन सभी का जवाब दे रही हूँ। या आप एक और काम भी कर सकते हैं, जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होते हैं उस पर आकर आप जो है कमेंट्स करिए, ताकि वो सवाल हमारे सामने जल्दी से आ जाए। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम, आपसे मैंने कई बार व्हाट्सएप के माध्यम से भी और कमेंट्स के माध्यम से भी पीएमआर केस अपडेट के बारे में जानकारी मांगी थी, पर मैम आपने ये नहीं दी है। और आपके चैनल के द्वारा ये जानकारी मिली थी कि 21/7/2026 पीएमआर केस की सुनवाई थी दिल्ली एफटी में। तो अब इसके बारे में क्या हुआ, कृपया इसकी जानकारी दीजिए। तो देखिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी मिली थी, तो बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मैं हर वीडियोस में कहती हूँ, हालांकि पीएमआर केस की अपडेट भी शेयर करती रहती हूँ, पर वो वीडियो शायद आपने नहीं देखे होंगे। पर देखिए, अभी दिल्ली एफटी में जो केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की है, जिसकी सुनवाई 21/7/2026 को होनी थी, जो डेट थी, उसके बाद की जो भी लेटेस्ट अपडेट है अभी तक मुझे नहीं मिली है। और कई बार क्या होता है कि जब तक ऑथेंटिक जानकारी ना हो, जो जैसे कि हमारे जो सर हैं, एडवोकेट सर हैं, उनसे बातचीत करके ही हम इसके बारे में जो है जानकारी शेयर करते हैं। तो अभी उनसे बात नहीं हुई है, सर अभी छुट्टी पर भी हैं। और जैसे ही बात हो जाती है, इसकी सही सही जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगी, पर 1-2 दिन लग रहे हैं। उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ, उन सभी पेंशनर से जो पीएमआर वेटरन्स हैं और इस चैनल से जुड़े हैं और काफी विश्वास के साथ ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि ये एक कमेंट नहीं है,
बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि मैम सिर्फ आपका ही चैनल है जो पीएमआर वेटरन्स के लिए बात करता है, अब आप भी जानकारी नहीं दे रही हैं, तो ऐसा नहीं है। मुझे अभी तक अपडेट नहीं मिली है, इसीलिए वो अपडेट मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ, पर आने वाले 1-2 दिन में इससे जुड़ी हुई जानकारी जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम जी नमस्ते, मैं फैमिली पेंशनर्स हूँ और गांव से हूँ। मैं कुछ आपसे फोन पर बात करना चाहती हूँ। 2 बार आपको फोन किया है पर आपने रिसीव नहीं किया है। आप मैसेज कीजिए, मैं आपसे कब बात कर सकती हूँ। बिल्कुल मैम, आप प्लीज मुझे कॉल करिए और आपको जो असुविधा हुई उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। कई बार क्या होता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, खाना बना रहे हैं, मैं पूजा वगैरह करती हूँ, तभी मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाती हूँ। और जो भी कॉल करते हैं हमें नहीं पता होता है वो सर्विस पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, तो मैं सामने से कॉल बैक भी नहीं करती हूँ। पर प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पर आपके नाम के साथ मैसेज छोड़ दीजिए, तो मैं जरूर से आपको कॉल करके आपकी जो भी समस्या है, अगर मेरे से हो सकेगा तो उसमें उसका समाधान लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मेरा बेसिक 21,782 रुपए है, पर आपके लिस्ट में 21,988 रुपए दिखा रहा है। ओआरओपी 3 में, दोनों में कौन सा सही है? देखिए ये कमेंट्स मुझे कल के वीडियो में आया है, जहां मैंने हमारे एक नायक रैंक से रिटायर पेंशनर्स के लिए वो वीडियो में बात कही थी, 2 टेबल भी शेयर किए थे जहां मैंने डिफरेंस बताया था। अभी उन्होंने जो है नायब हवलदार की एमएससीपी के लिए कंप्लेन दर्ज नहीं कराई थी, हालांकि उनको एमएससीपी लागू थी। तो उनका कमेंट का जवाब देते हुए मैंने ये जानकारी शेयर की थी, उसमें मुझे ये कमेंट्स आया है। अब देखिए इसका मैं जवाब देती हूँ इस टेबल को शेयर करके। अभी आप जो ये टेबल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक हवलदार रैंक की टेबल है। ओआरओपी 3 या ओआरओपी 2 में उनकी बेसिक कितनी है उसकी। अब आप देखिए ये लिख रहे हैं कि इनकी जो सर्विस है हवलदार, ये हवलदार रैंक से रिटायर है, 15 साल इनकी सर्विस है। तो 21,782 रुपए ये बता रहे हैं अभी। और ये जो अभी कमेंट्स में कह रहे हैं कि 21,988 रुपए, ये ओआरओपी 3 की है। अगर आपको अभी भी पुरानी यानी 21,782 रुपए पेंशन बेसिक मिल रही है ना, तो आपको ओआरओपी 3 का लाभ नहीं मिला है, क्योंकि आपकी बेसिक होनी चाहिए 21,988 रुपए। यानी कुछ कुल आप देख रहे हैं 200 के आसपास का जो है अंतर आया है, पर आया है। और जब से ओआरओपी 3 लागू हुई तब से आपका ये पैसा बकाया है जो आपको अभी तक नहीं मिला है। तो जल्दी से सीपी ग्राम के थ्रू जो है ओआरओपी 3 के लिए कंप्लेन दर्ज करा दीजिए और नई बेसिक के लिए आप जो है स्पर्श या पीसीडीएस भी बात कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैं, मेरे हस्बैंड ने 29 साल 5 महीने जॉब करके रिटायरमेंट ली थी जेडब्ल्यूओ रैंक से, और मेरी बेसिक जो है पेंशन अभी 16,800 है। तो क्या ये सही है? प्लीज रिप्लाई करिए। फिर आगे इन्होंने दूसरा रिप्लाई किया था कि 16,770 रुपए है। देखिए मैम, आपने ये नहीं लिखा कि आप जो जानकारी चाहती हैं वो ऑर्डिनरी पेंशन की है, इनहेंस रेट से आनी चाहिए। देखिए इस कमेंट्स को मैं शामिल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आधा अधूरा कमेंट्स है। प्लीज जो भी सर्विस पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, जब उनको सही सही बेसिक की जानकारी चाहिए तो आप जब कमेंट्स करते हैं उसमें विस्तार से जानकारी लिखिए, सारी जानकारी लिखिए, ताकि हम उसके बारे में जो है आपको मदद कर पाए। तो प्लीज आप दोबारा कमेंट करिए और ये लिखिए कि आपकी फैमिली पेंशन स्टार्ट कब से हुई है, ताकि मैं इसके बारे में बात कर पाऊं। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि 17 साल नायक की पेंशन कितनी होनी चाहिए बताइए। अब ये ओआरओपी 3 की टेबल्स में कितनी होगी ये मैं बता रही हूँ। 17 साल है, नायक रैंक है, तो 21,488 रुपए ओआरओपी 3 के हिसाब से है। तो अगर इससे कम आ रही है तो जैसे कि कुछ देर पहले मैंने कहा, सीपी ग्राम के थ्रू जो है आप कंप्लेन दर्ज करा दीजिए ताकि आपकी सही पेंशन आने लग जाए। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैं, मेरे हस्बैंड 27 साल 8 महीने ड्यूटी करके 31 अगस्त को रिटायर हुए। उनका बेसिक 19,600 रुपीज है। मेरी पेंशन 32,000 समथिंग आ रही है, ये ठीक या नहीं? 31 अगस्त 2017 पेंशन हुई। अब देखिए इस कमेंट्स में भी सही तरीके से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो आज इस वीडियो में 2 ऐसे कमेंट्स हैं जो हमारी फैमिली पेंशनर्स ने किए हैं, और दोनों ही में सर्विस का विवरण और सवाल जो है साफ साफ समझ में नहीं आ रहे।
दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दोबारा कमेंट करिए और विस्तार से जानकारी लिखिए, ताकि हम जो है इसके बारे में बात कर पाएं और आपको आपकी समस्या का समाधान मिल सके। अब आप कहेंगे कि अगर जवाब नहीं है तो इस कमेंट्स को शामिल करने का मतलब क्या है वीडियो में? देखिए, ऐसे कमेंट्स में वीडियो में इसलिए भी शामिल करती हूँ ताकि जब आप या जो भी हमारे फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको अपने पेंशन संबंधी सवाल पूछने हैं, वो सही तरीके से कमेंट्स करें, ऐसे कमेंट्स करें जिसमें उनकी सर्विस का विवरण सही तरीके से हो, ताकि उनको उनका जवाब मिल सके। तो ये थे कुछ कमेंट्स। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। क्या बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर? फैमिली यूनिट के संशोधन से जुड़ा है पूरा गणित। देखिए, फिटमेंट फैक्टर मतलब वर्तमान वेतन और संशोधित वेतन के बीच का जो अंतर है, उसी को हम फिटमेंट फैक्टर का मजबूत आंकड़ा या कहेंगे कि एक चमत्कारिक आंकड़ा मानेंगे। अब देखिए, वेतन आयोग क्या है, ये तो आप सब जानते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संशोधन हेतु लगभग हर 10 साल में एक वेतन आयोग आता है। 7वें वेतन आयोग की अगर बात करें तो इसमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर रहा है, ये सब आप लोग जानते हैं। 8वें वेतन आयोग की बात करें तो रिपोर्ट आने में लगभग 1 वर्ष का समय और शेष है, यानी अभी कुछ समय बचा है जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा। फिटमेंट फैक्टर क्या है? देखिए, इसके बारे में भी बताऊं अगर, तो सबसे पहले यह समझिए कि फैमिली यूनिट जो है वो फिटमेंट फैक्टर पर कैसे असर करेगा और इसको लेकर बदलाव की मांग क्यों है। पुराना मानदंड क्या था जो 1957 में लागू किया गया? 3 यूनिट की एक फैमिली को माना जाता है जिसमें कर्मचारी, पति पत्नी, 2 बच्चे जो 14 साल से कम के हों। इसका आधार क्या था? 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के मानदंड के हिसाब से भी। लेकिन देखिए, 7वें वेतन आयोग ने भी इसे ही अपनाया था। अब इसके बाद अगर बात करें तो नई मांग जो है एनसी जेसीएम स्टाफ साइड के साथ साथ बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, पेंशनर्स के चाहे कर्मचारी के, जो ये मान रहे हैं कि 5 यूनिट की फैमिली होनी चाहिए जिसमें कर्मचारी, पति पत्नी, 2 बच्चे और आश्रित माता पिता। तो कुल यहाँ पर जो है 5 यूनिट की फैमिली मानी जानी चाहिए। तो अगर इसमें बढ़ोतरी होती है तो ऑटोमेटिकली फिटमेंट फैक्टर जो है वो अच्छा खासा मिलेगा। अब देखिए, 5 यूनिट की मांग का कानूनी और नैतिक आधार क्या है? कानूनी दायित्व की बात करें तो माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण आदि अधिनियमन के तहत जिम्मेदारी महिला कर्मचारी ससुराल वालों को भी इसमें जोड़ सकती है। अब सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 की अगर बात करें तो नए श्रम संहिताओं में परिवार की परिभाषा में अब आश्रित माता पिता अनिवार्य रूप से शामिल है, इसलिए भी ये मांग जो है बेहद ही जरूरी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के 1991 के फैसले की अगर बात करें तो भूपेंद्र नाथ हजारिका केस की बात देखिए। सरकार एक आदर्श नियोक्ता है, कर्मचारियों की वैध आकांक्षाओं को निराश नहीं किया जाना चाहिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसके बाद देखिए, न्यूनतम वेतन की गणना की बात करें तो 69,000 तक का ये सफर अभी आप देख पा रहे हैं। भोजन और अन्य खाद्य पदार्थ में देखिए कितना खर्च होता है, इसके साथ कपड़े व डिटर्जेंट, आवास, ईंधन, बिजली, पानी, कौशल विकास अतिरिक्त कुछ इस तरीके से एक कर्मचारी जो है अपने दैनिक जीवन में जो जीवन जरूरियाती की चीजें हैं उनमें महंगाई की मार कैसे झेल रहा है। अब इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर 3.83 कैसे आया, इसको समझिए। 69,000 अभी जो नया न्यूनतम वेतन जो 5 यूनिट के हिसाब से बन रहा है, जिसकी मांग है, उसको अगर डिवाइड करेंगे 18,000 से जो वर्तमान मूल वेतन है, तब आप देखिए ये फिटमेंट फैक्टर जो 3.83 जिसकी मांग कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स के एसोसिएशन जो है वो रख रहे हैं। तो राज्यसभा से देखिए ये सीधी अपडेट आई है और यहाँ पर सवाल कब पूछा गया है? 28 जुलाई 2026 को। और सवाल पूछा है जावेद अली खान जी ने। सीधे सरकार से पूछा है कि क्या कर्मचारी संगठनों ने फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की है? अब इस पर सरकार का आधिकारिक जवाब क्या आया है? 8वें वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। आयोग सभी पक्षों और नापनों पर विचार कर रहा है और अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, ये सरकार का कहना है। इसके बाद देखिए आगे क्या हो सकता है। अगर 5 यूनिट स्वीकार हुआ तो क्या होगा? फिटमेंट फैक्टर 3.8 होगा और इसके साथ साथ न्यूनतम वेतन 69,000 तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आसपास कब रहेगा? जब फैमिली यूनिट में कोई बदलाव नहीं होता और वो सिर्फ 3 तक ही सीमित रह जाता है, यानी कि जो अभी तक चलता आया है। तो कुछ इस हिसाब से ये गणित है फिटमेंट फैक्टर का। और अब सरकार की तरफ से ये जवाब मिला है जिसके बारे में भी हमने बात की, और साथ ही में आज के इस वीडियो में हमने बात की कुछ कमेंट्स के बारे में। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।